नमस्कार, जय हिंद साथियों। मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय में हम लोगों का जो टॉपिक है वह वन लाइनर टाइप का रहेगा, जैसा कि इसके पहले का वीडियो रहा है। इसमें हम लोग ए टू जेड लगभग सब कुछ कवर करने का प्रयास करेंगे और एक ही वीडियो में। तो आइए स्टार्ट करते हैं साथियों हम लोग आज का अपना सेशन। मित्रों, इसके पहले हम स्टार्ट करें, लेकिन आप लोग एक काम कर दीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर हैं तो ज्ञानालय चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, और यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक तो ज़रूर करिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना वीडियो। साथियों, पहला लाइन हम लोगों के सामने है सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित, कि सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था? तो यह उद्घाटन जो किया गया 28 जनवरी 1950 को किया गया। मित्रों, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि इसका गठन तो बहुत पहले किया गया था। बातें सही हैं कि 1773 के दौरान भी सर्वोच्च न्यायालय भारत में आ चुका था, लेकिन वह जो है स्वतंत्रता के पहले का था। यह जो बात किया जा रहा है यह भारत के सर्वोच्च न्यायालय की बात की जा रही, स्वतंत्रता के बाद की। इसका जो उद्घाटन किया गया वह 28 जनवरी 1950 को किया गया था। वर्तमान में इसमें कुल न्यायाधीशों की संख्या की बात अगर की जाए तो इसमें 33 न्यायाधीश हैं और एक मुख्य न्यायाधीश हैं, यानी कि कुल मिलाकर के 34 न्यायाधीशों की संख्या इसमें है। 33 प्लस 1 यानी कि 34 न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या इसमें निर्धारित की गई है। यदि बात किया जाए कि इसकी स्थापना हुई थी जो कैसे, तो वह भारत के संविधान के द्वारा किया गया था इसकी स्थापना। कुछ चीज़ें आपको ऐसी भी मिलेंगी जो कि संस्था के रूप में, जो कि संविधानेतर होती हैं। जैसे आपका नीति आयोग है, यह संवैधानिक संस्था नहीं है मित्रों, यह गैर संवैधानिक है, या आप कहें संवैधानिकेतर है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि संवैधानिक होती हैं, संविधान में बाकायदा उनके लिए प्रावधान किया गया होता है, तो इसलिए उनको संवैधानिक प्रावधान कहते हैं, संवैधानिक पद कहा जाता है। जैसे आपका चुनाव आयोग भी कह सकते हैं उदाहरण के तौर पर। इसके आगे की लाइन यदि आप देखते हैं मित्रों, तो सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में कुछ 2-3 लाइनें कही गई हैं जो कि सत्य हैं। और वह पहली लाइन है कि सर्वोच्च न्यायालय का जो गठन किया गया था वह 1950 में किया गया था। कब किया गया था? गठन जो किया गया था 1950 में किया गया था। देखिए ऊपर डेट आपको मिल जा रहा है। इसके अलावा दूसरी लाइन जो है साथियों, सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जा सकती है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है। मित्रों, इसके कहने का मतलब यह है कि इस न्यायालय में अपील आप कर सकते हैं। यह न्यायालय भारत का सबसे बड़ा या सर्वोच्च न्यायालय है। इसके अलावा इसमें कोर्ट मार्शल की अगर बात करें हम, तो कोर्ट मार्शल का मतलब यहाँ पे जो आप सैन्य न्यायालय को देखते होंगे तो उससे संबंधित है। तो उसके कोई भी केस हो, या भारत के किसी उच्च न्यायालय के कोई केस हो, या आप अपील करना चाहते हैं तो आप अपील कर सकते हैं। अगर आप मौलिक अधिकारों के आपके उल्लंघन हो रहे हैं तो इस तरह से आप इस कोर्ट में केस कर सकते हैं। तो इसमें जो तीनों लाइनें हैं, ये तीनों की तीनों लाइनें सही हैं। आगे देखिएगा, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो यह शक्ति संसद के पास निहित है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद अगर त्यागना हो उसको, तो किसको त्याग पत्र देगा? तो वह राष्ट्रपति को देता है। किसको त्याग पत्र देता है? भारत के राष्ट्रपति महोदय को त्याग पत्र देता है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ... के बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर इन न्यायाधीशों को हटाया जाता है। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा साथियों, ये है महाभियोग जैसी प्रक्रिया के तहत हटाए जाते हैं, न कि महाभियोग द्वारा हटाए जाते हैं। ठीक है, महाभियोग की जो प्रक्रिया होती है सेम ऐसे ही होती है जैसे इनको हटाया जाता है, जैसे राष्ट्रपति को हटाया जाता है, लेकिन राष्ट्रपति के लिए महाभियोग का जो शब्द है वह यूज किया जाता है। उसी प्रक्रिया के तहत इनको भी हटाया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति
कि आयु जो निर्धारित की गई है वह कितनी है, तो वह 65 वर्ष है। लेकिन उच्च न्यायालय की बात अगर की जाएगी तो इतना होगा। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों का वेतन जो निर्धारित किया जाता है वह किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो यह संसद के द्वारा निर्धारित किया जाता है। भारत के उच्चतम न्यायालय की स्वायत्तता की रक्षा हेतु प्रावधान है। कौन कौन से प्रावधान हैं जो कि भारत की सर्वोच्च न्यायालय की स्वायत्तता को बनाए रखने में सहायक हों, तो यह है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना पड़ता है। ऐसे में क्या होगा कि कोई भी सत्तासीन पार्टी अपना मन पसंदीदा व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय का सर्वोच्च शीर्ष पद पर या किसी भी न्यायाधीश के पद पर नियुक्त करके वह अपने अनुसार किसी भी निर्णय को परिवर्तित कर सकता है। ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अगर नहीं चाह रहा है तो इस तरह का प्रावधान होने के बाद वह नहीं कर पाएगा अपने मनमानी। नेक्स्ट है, न्यायाधीशों का वेतन भारत की संचित निधि पर आरोपित होता है जिस पर विधानमंडल को अपना मत नहीं देना होता है। दूसरी लाइन में जो कहा जा रहा है साथियों, वह इसकी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए इनके न्यायाधीशों के जो वेतन होते हैं वह भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं, जिस पर आप गवर्नमेंट को कहेंगे कि वह इस पर कुछ भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। संचित निधि पर जब भारित है तो इनको वेतन में कोई भी कटौती किसी भी प्रकार की कुछ भी कर नहीं सकते हैं गवर्नमेंट, और इस तरह से यह स्वायत्त होकर के स्वतंत्र होकर के अपना काम कर सकते हैं। यह दोनों लाइनें क्या हैं, भारत की सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को एक तरह से स्वतंत्र बॉडी के तौर पर स्थापित करने का प्रयास करता है। नेक्स्ट लाइन अगर आप देखते हैं, सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कहीं भी नहीं कर सकते हैं। सेवानिवृत्त अगर हो गया कोई भी सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश तो वकालत नहीं कर सकता है कहीं पर भी। बहरहाल अन्य पदों पर जैसे कि आज अब वर्तमान में आप देख रहे हैं जैसे राज्यपाल हों या अन्य पदों पर गवर्नमेंट नियुक्ति कर सकता है, लेकिन अन्य न्यायालयों में वकालत नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट लाइन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है कौन, तो वह राष्ट्रपति करता है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के साथ। इसके पहले भी हम लोग देख चुके हैं। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ या एडहॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति जो होती है जब न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीश का कोरम नहीं पूरा हो तब। आप कभी कभी ऐसा देखते होंगे कि जब तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है उस टाइम पे क्या समस्या होता है, कोरम नहीं पूरा हो रहा होता है। कोरम को पूरा करने के लिए ही तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, और यह नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी साथियों, वह राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय में है। आगे की लाइन है, सर्वोच्च न्यायालय के उस मंडल में जो सर्वोच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति की अनुशंसा से संबंधित है में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुछ अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। ऐसे न्यायाधीश जो इस मंडल के सदस्य होते हैं उनकी संख्या जो होती है वह 4 होती है साथियों। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए। मित्रों, यदि संविधान के निर्वाचन से संबंधित कोई मामला है, संवैधानिक पीठ की बात की जाए गठन के, तो उसके लिए आप देखेंगे तो उसमें कम से कम 5 सदस्य जरूर होते हैं। एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मित्रों, संविधान पीठ हो या कोई भी पीठ हो, यदि सुप्रीम कोर्ट में जूरी की व्यवस्था को अगर देखेंगे स्थापित करके कोई न्यायालय फैसला दे रहा है, यानी कि कई न्यायाधीशों की एक बेंच बैठ रही है, तो उसमें जो भी न्यायाधीश होंगे उनकी संख्या हमेशा हमेशा क्या होगा, विषम ही होगा, विषम ही होगा। यानी कि सम कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि उनके फैसले अगर मान लीजिए हमने 4 रख दिया तो 2 एक फैसला दे रहे हैं, 2 एक फैसला दे रहे हैं, फिर वो फैसला बच जाएगा। ऐसे में अगर विषम दिया जाता है तो या तो 1 इधर होगा, 3 इधर, 2 होंगे इधर, या तो इसमें 2 इधर होंगे, 3 इधर, 1 इधर होंगे। तो पक्ष में या विपक्ष में जो भी होंगे तो कोई न कोई एक बहुमत में जाएगा, तो इस तरह से फैसला हो जाता है। तो इस तरह से अधिकांश आप फैसलों में देखते होंगे जो न्यायाधीशों की संख्या होती है विषम ही होती है।
आगे देखिएगा, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने कि भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है किसके अंतर्गत? यह मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है। साथियों, सुप्रीम कोर्ट के कुछ अधिकार क्षेत्र हैं। उन अधिकार क्षेत्रों की बात यदि हम करें तो कुछ उसमें जो है मूल अधिकारिता आती है। मूल अधिकारिता का मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट के जो अधिकार हैं उसमें से कुछ मुख्य अधिकार दिए गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट ये काम करेगा, इसके अलावा भी कुछ अन्य कार्य भी होंगे। तो वो जो मुख्य कार्य दिए गए हैं उसमें से ऐसा कार्य है जैसे दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य विवाद हो रहा है तो उस फैसले को सुनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट होगा। केंद्र और राज्यों के मध्य विवाद हो रहा है तो भी कौन सुनाएगा फैसला? उसमें भी सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा। मान लीजिए केंद्र के बात आती है, केंद्र हो और केंद्र में विपक्षी पार्टियां हो, कुछ संवैधानिक बातों को लेकर के विवाद हो तो उसके बाद भी वह केस कहां पर जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। किसी के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो तो उसकी संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर सकता है। ऐसे कुछ हैं अधिकार जो कि ऐसे विषय जिन पर सुप्रीम कोर्ट की मौलिक अधिकारिता होती है, यानी कि मूल अधिकारिता होती है। इसके अलावा भी अन्य होते हैं लेकिन मूल अधिकारी क्षेत्र जो होता है, जो मूल कार्य उसको दिया गया है, वो ये सभी होते हैं। तो उसी की बात कर रहा है कि केंद्र राज्यों के बीच जो होने वाला विवाद होता है उस पर निर्णय अगर देता है तो उच्चतम न्यायालय की शक्ति किस शक्ति के अंतर्गत आएगा? तो वह मूल अधिकारिता के अंतर्गत आता है। उच्चतम न्यायालय की आरंभिक भित, यहाँ पर आरंभिक होना चाहिए, आरंभिक अधिकारिता में आते हैं भारत सरकार या एक से अधिक राज्यों के मध्य विवाद, वही बातें जो हमने बताया, फिर दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य विवाद। आगे देखिएगा, उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ इस केस में बनी थी, वह गोलकनाथ केस में बनी थी। उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया था वह किस केस में किया था? तो केशवानंद भारती के केस में किया गया था। अब आपको साथियों बताएं यदि कि संविधान के मूल ढांचे का मतलब क्या है, तो मूल ढांचे का मतलब यहाँ पर यह है कि जब यह केस सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में यह बताया कि संविधान के कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो संविधान की आत्मा जैसी हैं, जो संविधान को एक तरह से जान के जैसे हैं, उनको अगर छेड़ा जाता है तो संविधान खत्म होने की जैसी स्थिति होगी। इस तरह से उसने मूल ढांचे का प्रावधान दिया कि कुछ ऐसे ऐसे विषय हैं जो कि मूल ढांचे हैं और इन मूल ढांचों में कोई परिवर्तन करने का अधिकार इसको संसद को नहीं है। तो यही यहाँ पर मूल ढांचे का सिद्धांत का जो बात किया जा रहा है वो यही बात है कि कुछ ऐसे प्रावधान जो संविधान में दिए गए हैं जो संविधान की आत्मा के जैसी दिखती हैं, उनको परिवर्तित करने पर संविधान ही खत्म होने की स्थिति में जाएगा या संविधान की दिशा ही दूसरी तरफ परिवर्तित हो जाएगी। तो ऐसे प्रावधानों को उन्होंने क्या कहा? संविधान का मूल ढांचा माना, संविधान की आत्मा के नाम से जाना। आगे देखिएगा, उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह से अपनी ज़िंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। तो यह भी केस जो था वह गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब के केस में था। इसमें यह कहा गया कि व्यक्ति को जैसा भी अच्छा लगे वह अपने जीवन को उसी तरह से जिए। लेकिन अब ऐसा मतलब नहीं है कि आप किसी को कुछ प्रताड़ित करें या किसी का शोषण करें। आपकी स्वतंत्रता वहाँ तक है जहाँ तक दूसरे की स्वतंत्रता बाधित ना हो रहा हो। ठीक है साथियों, तो इस तरह से इस चीज़ को मानते रहिएगा कि आपकी स्वतंत्रता जो है उसकी भी एक सीमा है और वो सीमा कहाँ तक है? वह सीमा है जहाँ तक कि आपकी स्वतंत्रता से दूसरा के कोई भी हो वह प्रभावित ना हो रहा हो। ठीक है, नहीं तो आप कहिए कि वो तो पढ़ाए थे इस तरह से कि आप जिस तरह भी चाहें वो उस तरह जी सकते हैं। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं। नेक्स्ट लाइन है साथियों, सही सुमेलित है। सही सुमेलित है इंदिरा साहनीवाद जो है यह अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए चिकनी परत का तात्पर्य कभी कभी साथियों हम हिंदी मीडियम वालों को कुछ ऐसे शब्द से सामना करना पड़ता है जो हमें एक तरह से पीछे ले जाता है। यहाँ पर चिकनी परत हम बहुत कम पढ़ते हैं लेकिन यहाँ चिकनी परत की बात की जा रही जो क्रीमी लेयर से है।
क्रीमी लेयर की बात किया जाए तो अभी आप तुरंत समझ जाएंगे, लेकिन चिकनी परत, अब चिकनी परत क्या होती है, कौन सी परत होती है, यहाँ पे क्रीमी लेयर से आशय है, यहाँ पर जो बातें की जा रही हैं। तो क्रीमी लेयर की बात जो है वह इंदिरा साहनीवाद से संबंधित है। विशाखावाद जो है इसमें अपने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से कामकाजी महिलाओं के संरक्षण की बात कही गई है। मेनका गांधीवाद में कुछ मूल अधिकारों से संबंधित, मौलिक अधिकारों से संबंधित बातें हैं, उसमें से जैसे अनुच्छेद 14 है, अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 21 परस्पर अपवर्जित नहीं है। संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 143 ए को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना। आगे देखिएगा, संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं, इसके अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। हमने आपको जैसा कि पहले भी बताया साथियों कि कुछ अपीलीय क्षेत्राधिकार होते हैं जिसके लिए आप वहां पर अपील कर सकते हैं, कुछ सीधे आप जाकर के अपील कर सकते हैं, कुछ जो है यहाँ आपके उच्चतम न्यायालय से, उच्च न्यायालय से वहां पर जाते हैं। तो इस तरह से होते हैं। कैसे, आगे देखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में सही कथन है, यह मूल, अपीलीय और परामर्शदात्री संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, फिर तीनों को हम बता देते हैं कौन सा। मूल अधिकार, यदि आप देखेंगे तो मूल इसके अधिकार कौन कौन से दिए गए हैं, जैसे मौलिक अधिकार को भी आप मान सकते हैं। मूल अधिकारिता के अंतर्गत आप किसी राज्य के मध्य विवाद हो, किसी राज्य केंद्र के मध्य विवाद हो, केंद्र में कोई संवैधानिक को लेकर के विवाद हो, ये सभी क्या होते हैं, इसके मूल अधिकारिता के अंतर्गत आएंगे। इसके अलावा अपीलीय क्षेत्राधिकार होता है, आप अगर अपील करना चाहते हैं तो अपील भी कर सकते हैं। इसके अलावा यदि राष्ट्रपति महोदय चाहें तो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श भी मांग सकते हैं। अब यह परामर्श ना तो सुप्रीम कोर्ट देने के लिए बाध्य है, ना तो इस परामर्श को राष्ट्रपति महोदय मानने के लिए बाध्य हैं। ठीक है साथियों, आगे देखिएगा, नेक्स्ट लाइन है, भारत में सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में दाखिल की जा सकती है, तो वह अनुच्छेद 142 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता है, कौन सा अनुच्छेद, तो वह है 137। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है। अब यहाँ पर साथियों न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब क्या होता है, एक बार हम आपको व्याख्यायित रूप में अगर बताएं तो यह होता है कि मान लीजिए कि कोई कानून संसद या विधानमंडल बनाता है, वह कानून सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि यह संविधान से हट करके है, संविधान का उल्लंघन है, तो उस कानून को वह अवैध घोषित कर सकता है। कौन, सुप्रीम कोर्ट उस कानून को अवैध घोषित कर सकता है संसद के ऊपर जाकर के, यानी कि संसद बनाया है इसके बावजूद भी उसको क्या कर सकता है, अवैध घोषित कर सकता है। कब, जब वह संविधान का अतिक्रमण कर रहा हो या संविधान के किसी भी कानून का उल्लंघन कर रहा हो। ठीक है साथियों, तो यह होता है न्यायिक पुनरावलोकन, यानी कि न्यायिक आधार पर उस कानून का अवलोकन करना। आगे देखिएगा, न्यायिक पुनरावलोकन प्रचलित है भारत में और यूएसए दोनों में। न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है, अनुच्छेद 122 के अंतर्गत। मित्रों, यदि संसद में कोई कार्यवाही की जा रही है या कार्यवाही चल रही है, उस कार्यवाही की जांच की बात अगर हम करें तो उस कार्यवाही की जांच सुप्रीम कोर्ट में नहीं की जा सकती है। कैसी कोई कार्यवाही की गई है, किस तरह से कार्य किया गया है, इस कार्य को जांच करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है और इस अधिकारिता को प्रतिबंधित करने का कार्य करता है अनुच्छेद 122। आगे देखते हैं साथियों, नेक्स्ट लाइन हम लोगों का जो है वह है नेक्स्ट प्रावधान। मित्रों, आपसे एक बार पुनः रिक्वेस्ट है, यदि ज्ञानालय पर आप नए विजिट किए हुए हैं तो ज्ञानालय को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और यह वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो, थोड़ा भी हेल्पफुल लग रहा हो तो प्लीज़ यार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िए जहां पर आपको यह PDF मिल जाएगा। नेक्स्ट है,
कोई भी संविधान संशोधन कानून भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है यदि वह विधि के समक्ष समानता के अधिकार को भाग 3 से हटकर संविधान में अन्यत्र कहीं रखता है। इसका कहने का आशय है कि कोई भी संविधान संशोधन या कानून सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अवैध घोषित किया जा सकता है यदि वह विधि के समक्ष समानता के अधिकार को या भाग 3 से हट करके कोई अन्य प्रावधान करता है, तो उसे क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट रद्द कर सकता है, उसका पुनरावलोकन कर सकता है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार क्या है? तो विधि का शासन। विधि का शासन जो होता है वही न्यायिक पुनरावलोकन का आधार होता है। विधि के अनुसार शासन चलाया जाएगा, विधि से हट करके नहीं। विधि का मतलब होगा हमारे साथियों क्या होगा, वह संविधान होगा। संविधान ही विधि मान ली और उस संविधान से हट करके अगर कुछ प्रावधान किया जा रहा है तो वह न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत आएगा और उसे सुप्रीम कोर्ट रद्द कर देगा। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? वो सर्वोच्च न्यायालय के पास है साथियों। मान लीजिए कि संविधान में कुछ प्रावधान दिए गए हैं और उसको बेस बना करके संसद कोई कानून बनाती है। अब यह उसे बेस बना करके जो कानून बनाया गया है यह सच में उसी तरह का है जैसा वो संसद सोच करके बनाई है या नहीं, तो इसका निर्णय जो करेगा, उसकी व्याख्या जो करेगा, सर्वोच्च न्यायालय करेगा। ठीक है साथियों, आगे देखिएगा। भारत के संविधान का अभिरक्षक है कौन? सर्वोच्च न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय से कानूनी मामलों पर परामर्श लेने का अधिकार जो दिया गया है वह राष्ट्रपति महोदय को दिया गया है। एक बात पुनः हम आपको बताएंगे कि राष्ट्रपति महोदय मांग सकते हैं परामर्श सर्वोच्च न्यायालय से, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ना तो यह परामर्श देने के लिए बाध्य है और ना ही सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया परामर्श राष्ट्रपति महोदय मानने के लिए बाध्य हैं। उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण के लिए परामर्श प्रक्रिया के संबंध में राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय को एक अभिदेशन किया। वह खंड 1 अनुच्छेद 143 के अंतर्गत विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार दिया गया है, वह संसद को दिया गया है। उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का कार्य जो दिया गया है साथियों, वह संसद को दिया गया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार बढ़ाया जा सकता है संसद के द्वारा। आगे है साथियों, भारत का क्षेत्राधिकार जो बढ़ाया जाएगा संसद के द्वारा, और उच्चतम न्यायालय की परामर्शी अधिकारिता के विषय में कथन है कि परामर्शी अधिकारिता की शक्ति के अधीन प्राप्त किसी निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ सुनवाई करती है। परामर्शी अधिकारिता के अधीन प्राप्त निर्देश पर व्यक्त किया हुआ उच्चतम न्यायालय का मत सरकार पर बाध्य नहीं होता है। पुनः आपको मैं बता रहा हूं साथियों कि वही बातें यहाँ पर कही गई हैं कि परामर्श जो राष्ट्रपति महोदय मांगते हैं वह सर्वोच्च न्यायालय का एक पीठ देता है, लेकिन उस परामर्श को मानने के लिए, उस मत को मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं होती है। नेक्स्ट है साथियों, भारत का उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है तभी जब वह ऐसा परामर्श के लिए कहें, अदरवाइज नहीं। बिना बुलाए परामर्श नहीं। जैसे कहा जाता है कि बिना फीस के डॉक्टर या बिना बुलाए मेहमान, उस तरह से सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा कि सुप्रीम कोर्ट से कोई सलाह मांगे भी ना और सुप्रीम कोर्ट बैठ जाए सलाह देने। तो ऐसा नहीं होता है। जब राष्ट्रपति महोदय मांगेंगे तभी वह सलाह देते हैं, अदरवाइज सलाह नहीं देते हैं। साथियों, पुनः कह रहे हैं ज्ञानालय चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िएगा साथियों। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, बाकी और कुछ भी नहीं आपसे हम चाह रहे हैं। आप एक मोटिवेशन देते रहिए वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके जोड़ते हुए और ज्ञानालय परिवार को बढ़ाते हुए। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का अनुल्लंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किया गया है। अनुच्छेद 32 को, अनुच्छेद 226 को और अनुच्छेद 227 को।
साथियों, मौलिक ढांचा का प्रावधान, यहाँ पे फिर मौलिक ढांचा शब्द आ रहा है। मौलिक ढांचा का मतलब यही है कि उसको यदि आप ख़त्म करते हैं तो संविधान की आत्मा ही खत्म हो जाएगी। इसी तरह से आप देखेंगे कि अनुच्छेद 32 को, अनुच्छेद 226 को यहाँ पर आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महोदय ने संविधान की आत्मा कहा है। यानी कि इसको अगर आप ख़त्म कर रहे हैं तो समझिए इसकी आत्मा को ही ख़त्म कर दे रहे हैं। आगे देखिएगा साथियों, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। सर्वोच्च न्यायालय की बात अगर आती है साथियों तो उसमें 32 अनुच्छेद होता है जो कि आपके मूल अधिकार की रक्षा करता है। यदि आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो अनुच्छेद 32 के तहत आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। हाई कोर्ट में नहीं जाना चाहते तो मत जाइए। इसके अलावा 226 के तहत अगर आप जाना चाहते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट के बजाय हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। मित्रों, आगे है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए व्यक्ति को कम से कम उच्च न्यायालय में एडवोकेट का होना कितने वर्षों के लिए आवश्यक है? तो 10 वर्ष तक अगर कोई एडवोकेट के तौर पर रहा है उच्च न्यायालय में तो सर्वोच्च न्यायालय में वह न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। साथियों, एक शपथ का प्रावधान यहाँ पर दिया गया है। शपथ की कुछ लाइनें दी गई हैं और इसमें कहा गया है कि यह किसकी लाइन है, किसके द्वारा शपथ लिया जाता है। तो पढ़ते हैं कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्चा विश्वास और सच्ची निष्ठा रखूँगा, भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखूँगा, अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करूँगा, संविधान और कानून की रक्षा करूँगा। यह शपथ किसके द्वारा ली जाती है? तो मुख्य न्यायाधीश के द्वारा ली जाती है। साथियों, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं कौन कौन से? तो मूल अधिकारों का प्रवर्तन जो होता है उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता के अंतर्गत आता है। अगर आप सोचें कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर चले जाए, मूल अधिकार का हनन हो रहा हो, तो ऐसा नहीं होता है। आप सीधे उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। नेक्स्ट लाइन है, देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार जो है वह किसके पास है? तो सर्वोच्च न्यायालय के पास है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवासी पंचायत निर्धारण अधिनियम 1983 को संविधान के अंतर्गत केंद्र के पावन कर्तव्य के उल्लंघन पर असंवैधानिक घोषित किया, वह 355 को। सही कथन दिया गया है कि न्यायमूर्ति BR कृष्णा अय्यर भारतीय न्यायिक सेवा में लोकहित याचिका PIL के प्रजनकों में से एक माने जाते हैं। यह साथियों सही है और ये बहुत बार पूछा गया है। इसको आप याद कर लीजिए कि PIL के जनक कौन हैं। तो PIL की बात अगर किया जाता है तो यहाँ पर न्यायमूर्ति BR कृष्णा अय्यर भारतीय न्यायिक सेवा में लोकहित याचिका के प्रजनकों में से एक माने जाते हैं। भारत में संविधान की मूल संरचना या मूल ढांचा के सिद्धांत का स्रोत कौन सा है? तो न्यायिक व्याख्या है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसका आशय है कि इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होता है साथियों, और इस न्यायालय के द्वारा दिया गया कोई भी फैसला वह दूसरे कोर्ट के द्वारा प्रश्न चिन्हित नहीं किया जा सकता है। उस फैसले को आधार बना करके ही फैसला देना होगा। अभिलेख न्यायालय माना जाता है उच्च न्यायालयों एवं उच्चतम न्यायालयों को। उच्च न्यायालय है तो उसके अधीन निचले न्यायालय होंगे। उच्चतम न्यायालय के अगर फैसले हैं तो उसको सभी उच्च न्यायालय मानेंगे। आगे है साथियों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में सही है। सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार है। यानी कि साथियों, जैसे यदि उसने अपने निर्णय कोई दिए हैं, बाद में उसे लगता है कि नहीं ये निर्णय सही नहीं है, दूसरा होना चाहिए, तो उसको क्या करेगा, वो उस निर्णय को बदल सकता है। जैसे दूसरा, अभी हाल ही में हम एक निर्णय बताते हैं आपको, आपके वोट डालने का अधिकार जो था कानूनी अधिकार माना जाता है, लेकिन अभी जल्द में ही सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि यह संविधान में प्रावधान किया गया है कि व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार होगा 18 वर्ष का अगर हो जाता है तो यह कानूनी अधिकार नहीं है बल्कि संविधान में दिया गया है, इसलिए संवैधानिक अधिकार है। तो ऐसे ही अपने ही फैसले को यह
पुनः फैसले में दे सकती है और उस फैसले को बदल सकती है। आगे देखिएगा, उच्चतम न्यायालय मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है यदि राष्ट्रपति अनुमोदित करें तो। TDSAT के निर्णयों को चुनौती दी जा सकती है केवल सुप्रीम कोर्ट में। जनहित याचिका की शुरुआत जो की गई साथियों, वह न्यायिक पहल द्वारा किया गया है। PIL है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। PIL का फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लिया जाता है साथियों, तो यह फुल फॉर्म आप याद रखिए, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इसका फुल फॉर्म होता है। जनहित याचिका प्रस्तुत की जा सकती है उच्चतम न्यायालयों और उच्च न्यायालयों दोनों में। लोकहितवाद की संकल्पना का उद्गम देश जो है वह कौन है, तो वह है PIL का उद्गम देश USA। भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है तो जनहित याचिका से संबंधित है। सितंबर 3 में न्यायालय के एक निर्णय से भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति प्रतिष्ठित हुई। वह न्यायालय है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। सितंबर 2003 में न्यायालय के एक निर्णय से भारतीय समाज की महिलाओं की स्थिति में क्या हुआ, प्रतिष्ठित हुई, महिलाओं की स्थिति प्रतिष्ठित हुई और वह सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से हुआ। साथियों यहाँ पर 2 लाइन हैं और यह दोनों लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट हैं साथियों, इनको हमने लास्ट में रखा है। यह लाइन पहला है कि यह विहित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही जो होगी वह अंग्रेजी भाषा में होगी। साथियों हम हिंदी की बात करते हैं कि हाँ हिंदी होगा, लेकिन आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो भी फैसले होते हैं वह सारे के सारे सुनवाई क्या होते हैं, इंग्लिश में किए जाते हैं, जो कि अंग्रेज़ों के काल का प्रावधान है। तो यह प्रावधान भी आज भी अगर आप देख रहे हैं तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 में दिया गया है। ऐसा इसलिए भी किया गया साथियों कि अगर हिंदी में कर दिया जाता तो दक्षिण भारत के लोग, जो कि वह भी दक्षिण भारत के लोग भी सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में ही आते हैं, तो उनके द्वारा अगर कोई भी केस किया जाता तो उनके लिए समस्या क्रिएट करता, क्योंकि वो हिंदी से थोड़ा कम वाकिफ़ होते हैं। तो इसलिए इसको किया गया था कि बाद में इसको परिवर्तित किया जाएगा, लेकिन वर्तमान तक भी अभी वो जो है अंग्रेजी में ही चल रहा है। यह किस अनुच्छेद में दिया गया है, यह अनुच्छेद आपको महत्वपूर्ण है याद करने के लिए, तो वह 348 में दिया गया है। और एक लाइन आखिरी है जो कि पिंजरा बंद तोता कहा जाता है CBI को। CBI का दुरुपयोग हमेशा होता रहा है। सरकारें कोई भी हों, हमेशा CBI का उपयोग अपनी सत्ता को एक तरह से कंट्रोल करने के लिए ही या विपक्ष को कंट्रोल करने के लिए ही उपयोग किया जाता रहा है। इसीलिए इसे पिंजरे का तोता कहा जाता है कि जितना उसको कहा जाता है उतना ही वो करता है, स्वतंत्र होकर के अपना कार्य नहीं करता है। ऐसा टिप्पणी जो किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया था, और ये टिप्पणी तब किया गया था जब कोयला आवंटन घोटाला हुआ था। तब उस टाइम पे उच्चतम न्यायालय ने पाया कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो या शाखा एक पिंजराबंद तोता है, ये कोयला आवंटन घोटाले वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो मित्रों इतना ही आज का लेक्चर रहा, जो कि सुप्रीम कोर्ट का A to Z पूरा हमने इसमें कवर किया। उम्मीद है यह लेक्चर आपको बहुत हेल्पफुल करेगा हर कंपटीशन में, और आपको यह जो कुछ भी हमने बताया है वो आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। यदि मित्रों आपको कोई भी टॉपिक इसमें डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और वीडियो को साथियों ज़रूर लाइक करिएगा। पुनः एक बार आपसे कह रहे हैं, मिलते हैं चलिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद साथियों।